आखिरी पेपर देकर उसने सुकून का सांस लिया और कंधे पर दुपट्टा सही करते हुए बाहर सड़क पर निकल आई। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ देर तो वो इंतज़ार करती रही, लेकिन जाहिर सी बात थी, वापसी के लिए उसे किसी सहारा लेना था। इससे पहले कि वो रिक्शे वाले को रोकती, सड़क पार सामने ही उसने एक गाड़ी को रुकते देखा, और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि संजय सिंघानिया की थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और संजय अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ बाहर आया। संजय को देखकर उसके दिल की धड़कनों में अजीब सा शोर मच गया। अनायास ही उसने दुपट्टा अपने चेहरे पर किया था। वो यहाँ पर था। अगर संजय की नज़र उस पर पड़ जाती तो गजब हो जाना था, लेकिन उसकी नज़र उस तक पहुँचने से पहले ही वो यहाँ से गायब होना चाहती थी। संजय यहाँ शायद किसी से मुलाकात करने आया था और उसकी तरफ देख नहीं रहा था। वो कुछ ही फासले पर खड़ी थी। जल्दी से कदम आगे बढ़ाते हुए उसने पास खड़ी गाड़ी में बैठकर सुकून का सांस लिया। ड्राइवर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कहाँ जाने का इरादा है मैडम? उसने यूं ही सरसरी अंदाज में पूछा। वो पता बताते हुए पीछे मुड़कर देखने लगी। संजय की पीठ गाड़ी की तरफ से थी। भाई प्लीज जल्दी करें, उसने हड़बड़ी में कहा। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि संजय की नज़र उस पर पड़े। वो उसके मिजाज को बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। अगर उसे जरा सी भी भनक लग जाती कि वो यहाँ पर है तो घर में एक कयामत आ जानी थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कयामत तो फिर भी उसके इंतजार में थी। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और उसने सुकून का सांस लिया। एसी की ठंडी हवा ने जैसे गर्मी को थोड़ा कम कर दिया। अचानक ही उसे अपने पापा की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब पापा का साया उसके सर पर था तब वो ऐशो आराम भरी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब वो एक एक पैसे की मोहताज होकर रह गई थी। और वजह यह थी कि उसके बाप को इस उम्र में आकर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को भुला दिया बल्कि अपनी 16 साल की बेटी को भी, और अपनी ज़िंदगी का नया तरीके से आगाज़ किया था। उसकी माँ और वो लावारिसों की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। मजबूरन उसे नानी के घर रहना पड़ रहा था, जहाँ संजय सिंघानिया की बादशाहत थी। उसे नानी के घर रहते हुए 3 साल हो चुके थे। अपने बाप के लिए उसके दिल में बेपनाह मोहब्बत थी। उसका बाप उससे बेहद मोहब्बत करता था और उससे रिश्ता भी रखना चाहता था, लेकिन वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ के पास उसके अलावा जीने की कोई और वजह नहीं थी। इसीलिए उसने माँ के साथ रहने को पहल दी। लेकिन अब संजय के घर रहते रहते वो इतनी तंग आ चुकी थी कि उसका बस नहीं चल रहा था वो आंखें मूंदते ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। उसने सबसे पहले अपनी कामयाबी के लिए रास्ता चुना था। संजय अनीता मामी का भतीजा था। सिंघानिया हाउस में जो ऐशो आराम थे वो सब संजय सिंघानिया के ही दम से थे, क्योंकि सारी जायदाद का अकेला मालिक वही था। गाड़ी उसने कुछ ही दूर पर रुकवा ली थी। किराया देकर वो उतरी। इससे पहले कि पलटकर अपने घर की तरफ जाती, उसने दाईं तरफ से आती हुई संजय की गाड़ी को देखा और उसके कदम वहीं थम गए। दिल की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। संजय उसे देख चुका था, बल्कि सिर्फ देख नहीं चुका था, उसके करीब आकर गाड़ी भी रोक ली। इससे पहले कि ड्राइवर गाड़ी मोड़ता, संजय अपनी गाड़ी से बाहर निकला और ड्राइवर को रुक जाने का इशारा किया। वो बेचारा रुककर हैरत से संजय को देखने लगा। जब संजय ने उसे गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया, ये उसका रौब था या कुछ और, वो बगैर कुछ कहे बाहर आ गया था। शायद वो भी हालात को समझने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर भी एक नौजवान लड़का था। उसके चेहरे के हाव भाव अजीब थे। कुछ डर का शिकार नजर आ रहा था। जिस नज़र से संजय उसे देख रहा था, शायद उसे किसी संगीनियत का अंदाजा हो चुका था। वो जल्द से जल्द संजय की तरफ बढ़ी। ये सिर्फ ड्राइवर है, इसे जाने दें, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन संजय ने उसे सख्ती से चुप रहने का इशारा कर दिया। फिर उसने ड्राइवर को गिरेबान से पकड़ लिया। कौन हो तुम और क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? उसने इतनी सख्ती से सवाल किया कि ड्राइवर एक नज़र महक पर डालकर सर झुका गया था। फिर बोला, ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? मैं तो सिर्फ अपना किराया लेकर मैडम को यहाँ छोड़ने आया हूँ बस। मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। वो बुरी तरह हैरत का शिकार था और मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। महक जल्दी से संजय की तरफ बढ़ी और उसे बाजू से थाम लिया। मेरी बात सुनो संजय, मामले को बढ़ाने की कोशिश मत करो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया अपनी इज्जत का, जब तुम एक गैर मर्द के साथ अय्याशियाँ कर रही थी? उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी और वो बस उसकी शक्ल देखती रह गई। आंखों में नमी उभरी और गालों पर आंसू फिसल पड़े,
लेकिन सामने वाले को इन आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा था। आप जाएं भाई, आप जाएं यहाँ से। उसने तुरंत ही रिक्शे वाले की जान छुड़ाई थी। ड्राइवर भी जल्दी से गाड़ी में बैठकर गाड़ी मोड़ ले गया। गाड़ी में बैठो, मैं ये सब कुछ घर जाकर तुमसे पूछूंगा कि तुम किसके साथ अय्याशियाँ करती फिर रही हो। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। घर सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर था, लेकिन उस इंसान के ताने और चौंचले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। आज तक वो सिर्फ हुकूमत करना जानता था। अचानक ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसे यकीन था अब जो दर्द उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा वो दर्द उसकी बर्दाश्त के बाहर होगा। गाड़ी घर के सामने रोकते हुए संजय ने उसको बाजू से थामकर घसीटते हुए अपने साथ लगा लिया। संजय, मेरा बाजू छोड़िए, ये क्या हरकत है? प्लीज़ घर में जाकर कुछ मत बताइएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। उसने बार बार उसे रोकना चाहा कि वो घर में उसके हवाले से बदगुमानी न फैलाए। वो अपनी औकात और अपनी अहमियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी और नहीं चाहती थी कि अगले कुछ दिन बेसुकूनी की नज़र हो जाए। अंदर दाखिल होते ही वो सबसे पहले महक को नानी के कमरे में लेकर आया था, जहाँ महक की मम्मी भी मौजूद थी। उसकी मम्मी की इस घर में कोई औकात नहीं थी। दादी जी, पूछिए अपनी लाडली से ये किसके साथ आई है। मोनिका जी, जो उस वक्त आराम से बैठी चाय पी रही थी, हैरत से संजय को देखने लगी और फिर एक नज़र महक के पीले पड़ते चेहरे पर डाली थी, जबकि शोभा जी तो अपने दिल को थामकर बुरी तरह घबराते हुए उठकर खड़ी हुई थी। क्या बात है संजय बेटा? उन्होंने हड़बड़ाहट से पूछा, लेकिन संजय ने उन्हें फौरन खामोश करवा दिया। आप खामोश रहें शोभा आंटी, दादी जी इससे बात करेंगी। पूछिए इससे कि ये किसके साथ आई है और कहाँ थी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो एक बार फिर सवालिया निशान की तरह उनके सामने खड़ी थी, जिसे हर कोई सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कहाँ थी तू महक? क्या कह रहा है संजय? मोनिका जी ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। नानी जी, मैं एक दोस्त के यहाँ गई थी और उसी का ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया था। उसने जल्दी से एक झूठा बहाना बना दिया। क्या करने गई थी तुम दोस्त के पास? मोनिका जी ने दोबारा उससे सवाल किया था। नानी जी, मुझे उसके कुछ कागजात लौटाने थे, बस इसी सिलसिले में गई थी और कुछ नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उसने अपने ड्राइवर को कह दिया कि वो मुझे घर तक छोड़ दे, और फिर संजय ने रास्ते में देख लिया। तो मुझे भी कॉल कर सकती थी, और तुम्हें किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या थी? आखिर किस चीज़ की कमी है जो तुम बाहर अय्याशियाँ करते हुए हमारी इज्जत को रौंद रही हो और दादी को बेवकूफ़ बना सकती हो महक, लेकिन मुझे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम किसके साथ बाहर थी। ड्राइवर कुछ और कह रहा था और तुम कुछ और। महक के चेहरे की रंगत एकदम से पीली पड़ गई थी। वो सर झुकाए खड़ी बेबसी से रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए कि तभी संजय की बुआ अनीता जी कमरे से निकलकर बाहर आईं तो सामने लगे हंगामे को देखकर दिलचस्पी से देखने लगीं। क्या बात है संजय बेटा, क्यों नाराज हो रहे हो? उन्होंने नरमी से पूछा और अपनी जबान में मिठास लाते हुए कहा। कुछ नहीं बुआ जी, बस इस बदकिरदार लड़की की हकीकत खोल रहा हूँ। आप जानती हैं, आज भी एक नए इलाके में किसी अजनबी इंसान के साथ घर तक आई है। लोग देखेंगे तो हमारे बारे में क्या कहेंगे? संजय ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था कि उसके बहमो गुमान में भी नहीं था कि वो बात को इस कदर उछालेगा। और फिर रही सही कसर अनीता जी ने पूरी कर दी। उसकी नानी भी बार बार शक भरी नज़रों से उसे देखते हुए उससे पूछना चाह रही थी कि अगर उसका किसी के साथ चक्कर है, अगर वो आए दिन घर से बाहर रहती है तो बता दे। संजय उसे कितनी बार पकड़ चुका है, लेकिन हर दिन बहाने बनाना बेहतर नहीं। अगर वो किसी को पसंद करती है तो बता दे, लेकिन वो उन लोगों की चाल बहुत अच्छी तरह जानती थी। अगर कभी भी कुछ गलत करते हुए पकड़ी जाती तो यकीनन ये लोग उसे जिंदा जमीन में गाड़ देते। उसकी इज्जत और शराफत के बावजूद ये उस पर इल्ज़ाम लगाने से बाज नहीं आते थे। उन लोगों से उसे कोई उम्मीद नहीं थी और वो बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। न जाने उस इंसान ने कब तक उसकी ज़िंदगी पर हावी रहना था, जो हर वक्त उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता था। हालांकि उसके साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही उसके साथ कोई ख़ास रिश्ता था। कहने को तो ये महक की नानी का घर था, हुकूमत यहाँ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत करता था सिर्फ एक इंसान, संजय सिंघानिया। और इसकी ख़ास वजह थी, जब संजय 5 साल का था तब उसके माँ बाप का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और उस वक्त अनीता जी अपने भतीजे को अपने घर ले आई थीं। हालांकि संजय के नाना नानी और मामा भी जिंदा थे, लेकिन
अनीता जी की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी, क्योंकि उनके भैया भाभी एक अच्छी खासी जायदाद छोड़कर मरे थे, जो मरते ही संजय के नाम हो गई थी। इतनी सारी जायदाद वो अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाहती थीं। हालांकि संजय के नाना नानी ने बहुत चाहा कि संजय को वो लोग अपने साथ ले जाएं, लेकिन अनीता जी उसे अपने साथ ले आईं और अपने घर पर रखकर उसकी परवरिश करने लगीं। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने संजय की परवरिश करते हुए अपनी ममता को शांत किया। जैसे जैसे संजय बड़ा होता गया, उसे एहसास होने लगा कि आज जो कुछ भी है वो सिर्फ उसकी वजह से है। उसी के पैसों पर सब ऐशो आराम कर रहे हैं। यही वजह थी कि वो खुदसर और घमंडी हो गया था और अपना रौब झाड़ने लगा था। पैसों का ही असर था कि उसकी नानी को अपने सगे खून पर भरोसा नहीं था और वे एक गैर लड़के पर भरोसा करके बैठ गई थी। हालांकि महक कुछ गलत काम नहीं कर रही थी। जो कुछ भी कर रही थी वो अपने फ्यूचर के लिए और अपनी माँ की इजाज़त से कर रही थी, लेकिन उन लोगों को ये हजम नहीं था, ख़ास तौर पर संजय को, जो हर वक्त उसके लिए बदगुमानियाँ फैलाता रहता था। 2 दिन उसने बेबसी से रोते हुए गुजार दिए। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ा चढ़ाकर बयान की गई थी। और जब सागर जी को ये खबर दी गई तो सागर जी भी उससे नाराज़ हो गए थे। वो भी यही समझते थे कि वो एक बिगड़ी हुई अय्याश लड़की है, जिसे सागर जी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। आए दिन घर से बाहर रहना, बगैर बताए अपनी मर्जी करना। तो उस दिन मोनिका जी से मशवरा करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया जो उसकी ज़िंदगी में और भी जहर घोलने वाला था। उस दिन उन्होंने हुक्म दिया कि महक की शादी संजय से की जाएगी और किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। शायद इस जरिए से महक को काबू में लाकर संजय के हवाले कर देना चाहते थे, ताकि उनकी इज्जत बची रहे और उनकी शान को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन ये फैसला सुनकर महक दहल गई। पहले ही दुख और तकलीफ़ें क्या कम थीं कि अब उसकी ज़िंदगी में और भी इजाफा हो गया था तकलीफ़ों का। संजय भी ये सब सुनकर गुस्से के मारे हत्थे से उखड़ गया। अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस लड़की का और मेरा कोई मेल नहीं बनता। आखिर मेरे सामने इसकी हैसियत ही क्या है? एक अनपढ़, जाहिल और एक अजीब सी लड़की, जिसका किरदार घर वालों की नज़रों में शक से भरा है। जिस तरह इसका बाप अय्याश है, इसी तरह ये भी अय्याश है। आज पहली बार उसे अपने बाप के किरदार पर ताना मिला था। मैंने अपनी ज़िंदगी का हक आपको दे रखा है। भले आप मेरे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसीलिए मैंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मन मर्जियाँ करेंगे और मैं खामोश रहूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता। उसने खड़े खड़े ही इस शादी से इनकार कर दिया और फिर गुस्से से अपने कमरे में चला गया, जबकि उसके इस कदर अपमान भरे अंदाज पर महक सर झुकाकर रह गई और वो चुपचाप अपने कमरे में चली आई। उन लोगों का उसके ऊपर एहसान था। आज तक उसके मामा ने ही उसके सर पर हाथ रखा था। वो तो साफ शब्दों में ये भी नहीं कह सकती थी कि उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं। संजय ने तो कह दिया था, क्योंकि उसे गरूर था कि सारी प्रॉपर्टी का वो अकेला मालिक है। वो तो इस काबिल भी नहीं थी कि उससे इनकार करने का हक दिया जाए, बल्कि वो लोग उस पर इस कदर सवार थे कि खामोशी के अलावा कोई दूसरा चारा उसके पास नहीं था। उस दिन मोनिका जी उसके कमरे में गई तो वो लैपटॉप पर बैठा कुछ काम देख रहा था। वो नरमी से उसके करीब जाकर बैठ गई। दादी जी, अगर आप मेरे साथ वही डिस्कस करने आई हैं तो मैं आपसे बात करने वाला नहीं। उसने मोनिका जी की तरफ देखते हुए साफ इनकार कर दिया था, जबकि वो उसकी कमजोरी से बहुत अच्छी तरह परिचित थीं कि संजय को कैसे मनाना है। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। मैं जानती हूँ कि तुम महक को पसंद नहीं करते, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है। बेपनाह हसीन लड़की है, तुमसे छोटी है, तुम्हारे रौब में रहेगी। मर्द के लिए औरतें लाख अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, लेकिन मर्द को वही औरत भाती है जो उससे दब कर रहे। और महक से तुम ऐसी उम्मीद रख सकते हो? एक बार मेरी बात पर गौर करके देखो, यह हम सबकी इज्जत का भी सवाल है। इस बात से तो वो भी कभी इनकार नहीं कर सकता था कि वो बेपनाह हसीन थी, इतनी हसीन कि अगर वो नज़र भर कर देख लेता तो शायद उससे मोहब्बत कर बैठता। लेकिन वो उससे मोहब्बत के हक में बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा ही उसे अपनी मिल्कियत समझते हुए उस पर हुकूमत करता चला आया था और आज भी उसी हुकूमत पर डटा हुआ था। लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके वो मान सम्मान नहीं दे सकता था जो एक पत्नी का हक होता है। उसकी नज़र में वो एक कम हैसियत लड़की थी। वो अपना फैसला सुनाने मोनिका जी के कमरे की ओर जा रहा था कि तभी शोभा जी के कमरे से महक के रोने की आवाज़ आई। वो चुपचाप कमरे के दरवाजे पर रुक गया
और अंदर से आने वाली बातों को सुनने लगा। क्या मुझे अब इस फैसले की भेंट चढ़ा दिया जाएगा मम्मी? वो रोते हुए बोल रही थी। मुझे नहीं करनी उस बदतमीज जाहिल इंसान से शादी। एक नंबर का जाहिल गवार है वो। उसे औरत की इज्जत क्या होती है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जबकि संजय उसके मुंह से ये शब्द सुनकर सन्न खड़ा रह गया था। उसकी गैरत पर एक करारा वार लगा था। जबकि उसकी माँ ने नरमी से उसका माथा चूम लिया। संजय तो बहुत अच्छा लड़का है महक, बस गुस्से का तेज है, जिद्दी है और थोड़ी सी अना है, और ये सब कुछ होना एक नेचुरल सी बात है। अनीता भाभी ने उसकी परवरिश कुछ इस अंदाज में की है कि उसमें घमंड आ गया है, लेकिन फिर भी देखा भाला बच्चा है। बचपन से इसी घर में रहा है। हम तो अभी 3 साल पहले ही इस घर में आए हैं। यकीनन इस घर के लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसकी वजह क्या है वो वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम उसकी बीवी बन जाओगी तो उसके हवाले से इस घर में तुम्हारी भी इज्जत होने लगेगी। बीवी बनकर उसके दिल पर हुकूमत करोगी तो वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगा। शोभा जी को भला और क्या परेशानी हो सकती थी? इतना पैसे वाला, पढ़ा लिखा, खूबसूरत पर्सनालिटी का लड़का उनकी बेटी की ज़िंदगी में शामिल हो जाए। उन्हें तो ऐसा रिश्ता कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जाहिल गवार इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में अब कौन सा तूफान लेकर आता है। बाहर खड़ा संजय सिंघानिया गुस्से के मारे मुट्ठियां भींच कर रह गया था। वो मोनिका जी के पास शादी के लिए मना करने जा रहा था, लेकिन उनके कमरे में जाकर शादी के लिए रजामंदी दे दी थी और मोनिका जी खुश हो गई। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब वो संजय की दुल्हन बनने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसने अपनी माँ के सामने ये शर्त रखी कि अभी सिर्फ मंगनी के लिए रजामंदी दी है, शादी के लिए उसे अभी तैयार न किया जाए। और शायद उसकी ये बात मानकर भी उन्होंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। संजय की नज़रों में उसने हमेशा अपने लिए तंज और कड़वाहट देखी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो कितनी भी कोशिश कर लेती, लेकिन वो इंसान खुश होने वाला नहीं था। क्रीम कलर के लहंगे में सजी हुई वो बेहद हसीन लग रही थी कि जिसकी नज़रें उस पर ठहर सी जाती। उसने अपनी मंगनी के लिए अपनी दोस्त काजल को भी इनवाइट किया था, क्योंकि काजल ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जो उसके हर राज से वाकिफ़ थी। तुम किस कदर खूबसूरत हो महक, तुम्हारा पति तो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, काजल ने चहकते हुए अंदाज में उससे कहा था। और उसने अपना सर झुका लिया। इस बात से कोई इनकार नहीं था कि संजय एक बेहद खूबसूरत, शहजादों जैसी पर्सनालिटी रखने वाला इंसान था। जिद और अकड़ में लिपटा हुआ इंसान जो अगर बात करता तो वक्त को रोक देने का हुनर रखता था। मंगनी की रस्म करने के लिए अच्छे खासे फंक्शन का इंतजाम किया गया था। इलाके से कुछ इज्जतदार लोगों के अलावा सागर जी ने अपने काफ़ी दोस्तों को भी इनवाइट किया था। शानदार पार्टी की सूरत में उन दोनों की मंगनी की रस्म हुई थी, और उस वक्त उसे अपने पापा की याद आई, जिन्हें वो हर मोड़ पर याद करती थी। लेकिन वो तो शायद दूसरे देश में अपनी नई ज़िंदगी में बेहद खुश थे। जब मोनिका जी ने अंगूठी पहनाने के लिए कहा तो उसने बस एक नज़र अपने बराबर बैठे संजय को देखा था और नज़रें झुकाते हुए उसकी उंगली में अंगूठी डाल दी। वो नहीं जानती थी अब भविष्य में उसके साथ क्या होगा, लेकिन उस वक्त ये सब कुछ ज़रूरी था। वैसे भी उसने सोच लिया था अगर वो संजय की इज्जत बन जाएगी तो शायद वो सम्मान हासिल कर सके जिसकी वो हकदार है। संजय ने सिर्फ एक नज़र उस पर डाली थी, फिर दोबारा मुड़कर उसे देखा। वो इतनी हसीन लग रही थी कि उसे अपनी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक ही वो न जाने कितने पलों तक उसे गौर से देखता रहा। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें जिन्हें मेकअप ने और भी तराश कर हसीन बना दिया था, गुलाबी होंठ जिन पर आज टूट कर खुमार उतरा था, भरा भरा सा वजूद। वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुका और उसका हाथ अपने हाथ में थामकर उसके हाथ पर अपने होंठ रख दिए, जबकि उसके होंठों का स्पर्श अपने हाथ पर महसूस करते ही उसके पूरे वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उसने संजय का ये रूप पहले कहाँ देखा था? उसने तो हमेशा संजय को गुस्से में ही देखा था, लेकिन आज वो उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था, यहाँ तक कि अपने होठों से उसे छू भी लिया था, जबकि संजय तो उसके हुस्न में डूबा हुआ था। सामने मौजूद लड़की अब उसकी थी और वो लोगों की परवाह किए बगैर उसे मदहोश नज़रों से देख रहा था। न जाने कितनी ही नज़रों में उन दोनों के लिए तारीफ और न जाने कितनी ही नज़रों में उन दोनों के लिए जलन उभर कर आई थी। फंक्शन ख़त्म होने के बाद उसने अपनी माँ से कह दिया कि उसे कमरे में छोड़ दें। थकावट के मारे उसका बुरा हाल था। शोभा जी ने उसे कमरे में छोड़ दिया।
फंक्शन ख़त्म होते ही मेहमान विदा हो गए थे और घर के लोग अपने अपने कमरों में चले गए। बदलते हुए रिश्ते ने उसके जज्बात भी बदल दिए थे। उसने सोच लिया था कि वो उसके दिल में अपनी मोहब्बत और अपनी जगह बनाकर ही दम लेगी। आईने के सामने ज्वेलरी उतारने के बाद वो कपड़े बदलने के इरादे से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सारे दिन की थकावट के बाद अब वो सुकून से सोना चाहती थी। जब कपड़े बदलने के बाद वो बाहर निकली कि तभी उसे अपने कमरे में वो सोफे पर बैठा हुआ दिखाई दिया था, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक गई। वो वैसे तो कभी भी उसके कमरे में नहीं आता था, ना ही उसकी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश की थी, लेकिन अब न जाने क्यों वो उसे टकटकी बांधे देख रहा था, जैसे उसका ही इंतजार कर रहा हो। वो वहीं जमकर खड़ी उसे देखती रह गई। दुपट्टे के बिना उसके जिस्म की खूबसूरती उसके सामने खुली किताब की तरह थी। बिखरे हुए बाल, मेकअप से साफ चेहरा। सामने बैठा संजय सिंघानिया उसे किसी और ही नज़र से देख रहा था। आज उसके देखने का अंदाज बिल्कुल अलग था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने नरमी से चेहरा झुकाते हुए संजय से पूछा। तभी वो कदम उठाकर चलता हुआ उसके करीब आ गया और वो पीछे हटते हुए दीवार के साथ लग गई। संजय ने अपना और उसका फासला बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि हवा का गुजर भी मुमकिन नहीं था। महक का दिल तो उछलकर गले में आ गया। उसे इस इंसान की संगत अजीब और जानलेवा लग रही थी, जबकि संजय की नज़रों में खुमार उतर रहा था। उसने पहली बार संजय का ये रूप देखा था। मंगनी हो जाने के बाद उसे हक का एहसास शिद्दत से हावी हो गया था। सामने मौजूद इंसान उसका मंगेतर था। संजय ने धीरे से उसका चेहरा उठाकर अपनी नज़रों के सामने कर लिया। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, इतनी हसीन कि मेरे दिलो दिमाग पर कब्जा करने लगी हो, उसने सरगोशी भरे अंदाज में कहा था, जिसने महक को भी बहकने पर मजबूर कर दिया। फिर नरमी से उसकी पीठ को थामकर अपने साथ लगाते हुए वो उसके होंठों पर झुकता चला गया। दोनों के वजूद में जैसे एक स्पार्क हुआ था। धड़कनें जोर से धड़कने लगीं। वो बेताबी से उसके होंठों को पीने लगा था। न जाने कौन सा जुनून था, कौन सी शिद्दत थी जो उसके वजूद में उतर रही थी। महक तो हक्का बक्का थी। धड़कते हुए दिल के साथ उसने संजय की शर्ट को मुट्ठियों में थामकर उसे होश की दुनिया में लाना चाहा। संजय प्लीज, अपनी सांस खींचते हुए संजय को दूर कर रही थी, लेकिन वो लगातार बहकते हुए उस पर हावी हो रहा था। अब तो तुम मेरी बन चुकी हो, अब तो हक रखता हूँ तुम पर, और इससे ज़्यादा खूबसूरत एहसास क्या हो सकता है कि मैं तलबगार हूँ तुम्हारा। वो नरमी से बहकते हुए उसे अपने करीब कर रहा था और महक इस वक्त उसकी संगत में बुरी तरह परेशान होने लगी थी। खुद को उसे दूर धकेलते हुए महक ने उसके वजूद से फरार हासिल कर ली। अभी सिर्फ मंगनी हुई है संजय, शादी नहीं हुई, और शादी से पहले अपने मंगेतर को सब कुछ सौंप देने वाली लड़कियों के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये समाज उनके बारे में क्या कहता है। संजय को शायद उसका झटकना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वो आगे बढ़कर नरमी से अपनी उंगलियों से उसके गालों को छूने लगा। तुम्हारे मुंह से किरदार की बातें अच्छी नहीं लगती जान। अब मेरी बारी आई तो तुम्हें किरदार और समाज याद आ रहा है। वो एक पल में ही कड़वाहट से भर गया और महक, जो बहुत नरमी से बात कर रही थी, उसकी बात पर दंग रह गई। वो इंसान कभी भी बदलने वाला नहीं था। उसके मिजाज से वो अब अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। मेरा किरदार जैसा भी है, अब मैं आपकी इज्जत हूँ, आपकी मंगेतर हूँ, और इस हैसियत को, इस रिश्ते को तुमसे और मुझसे बेहतर अब और कोई नहीं जानता। प्लीज़ जाए यहाँ से। मैं इस वक्त आपके साथ इस रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहती। उसने साफ इनकार कर दिया। सामने मौजूद इंसान संजय सिंघानिया था, जिसे शायद आज तक इनकार की आदत नहीं थी। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। आज नहीं तो कल हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुम पर हक रखता हूँ। उसे गर्दन से दबोचते हुए उसने सख्ती से झपट कर अपने करीब किया था और महक ने बेख्तियार ही उस पर हाथ उठाते हुए उसे खुद से दूर धकेला था। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका हाथ संजय के चेहरे पर थप्पड़ की सूरत में लगा और वो खुद भी दंग रह गई, जबकि संजय की नज़रों में खून उतर आया था। लाल चेहरे और लाल नज़रों के साथ वो महक के चेहरे को देखता रहा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब तो तुम्हें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि तुम्हें इस गलती की कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। जहर भरी नज़रों से उसके चेहरे को देखते हुए वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि वो देर तक सहमी हुई नज़रों से उसकी पीठ को देखती रही। उसका इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन संजय को खुद पर हावी होते देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाई थी, और नतीजा इस कदर भयानक था। वो जानती थी कि संजय गुस्से का किस कदर तेज है। वो कभी भी इस बात को नहीं भूलेगा।
लेकिन गुजरी हुई रात के बाद सुबह संजय के चेहरे पर सुकून था, जैसे वो गुजरी रात की बात को पूरी तरह भूल चुका हो। हालांकि वो इस बात पर बुरी तरह डरी हुई थी कि वो इस बात को बढ़ावा देकर घर में पता नहीं कौन सा हंगामा खड़ा करेगा। शायद ये तूफान से आने की पहले की खामोशी थी उसकी। कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए थे, अब उसने खुद भी संजय के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उसके कमरे की सफाई कर देती, घर के काम काज में, ख़ास तौर पर अगर काम उससे जुड़ा होता तो वो खुद कर देती थी। वो बस यही चाहती थी कि संजय के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो सके और हमेशा बना रहे। लेकिन शायद संजय को ये मंजूर नहीं था। वो शख्स उसे सिर्फ तिरस्कार की नज़रों से देखने वाला इंसान था। मंगनी को 2 हफ्ते गुजर चुके थे। वो शाम को अपने कमरे में मौजूद थी जब उसे काजल की कॉल मिली। सुबह दोबारा इंटरव्यू है, किसी भी तरह घर से निकलकर तुम्हें आना पड़ेगा, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन उसके लिए बहुत खास था। काजल ने जब उसे बताया उस वक्त मोबाइल शोभा जी के पास था। मोबाइल एक ही था और वही एक फ़ोन दोनों माँ बेटी इस्तेमाल करती थीं, और कभी कभी उसकी नानी मोनिका जी भी इसी फ़ोन से बात कर लेती, क्योंकि उनके पास भी अपना खुद का मोबाइल नहीं था। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। अब यहाँ से निकलने के लिए उसे कोई बहाना चाहिए था, और उसे पूरा यकीन था कि संजय उस पर नज़र रखे हुए है। लेकिन वो संजय को इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक बार घर वालों की मर्जी से कोशिश की थी इस कंपटीशन को जीतने की, लेकिन वो नाकाम रही थी, और जितनी बातों का उसे सामना करना पड़ा था वो बातें उसका हौसला तोड़ देने के लिए काफ़ी थीं। सबसे ज़्यादा उसे बेइज्जत संजय और उसकी मामी अनीता जी ने ही किया था, और उस दिन अनीता जी ने साफ कह दिया कि बस जो कुछ पढ़ाई करनी थी वो कर ली, अब घर बैठो, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं फेंकने के लिए। और तब उसने अपनी माँ के सोने के कंगन बेचे थे। वो कुछ करना चाहती थी और उसके लिए उसे हिम्मत करनी थी। इस बार वो चुपके चुपके तैयारी कर रही थी इस कंपटीशन में बैठने की, और घर वालों को कानों कान खबर नहीं लगने दी, सिवाय अपनी माँ के। काफ़ी सोच विचार के बाद वो संजय के कमरे में चली गई। एक वही इंसान था जो उसकी मदद कर सकता था, और आखिरकार मजबूरन उसे उसकी मदद मांगनी पड़ी थी। कुछ पल तक वो उसके कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही। फिर हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी, लेकिन कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया, और फिर दरवाज़ा खोलकर वो खुद ही अंदर दाखिल हो गई। पानी गिरने की आवाज़ से उसे मालूम हो रहा था कि वो नहा रहा है। वो वहीं सोफे पर टिकते हुए उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद वो बाहर आया तो उसे देखकर रुक सा गया। क्या बात है, आज यहाँ कैसे आई हो? एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर डालकर उसने कहा तो वो उंगलियाँ चटकाते हुए उठकर खड़ी हुई थी। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुबह अपनी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ। क्या आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे? उसे यकीन था कि वो उसे लेकर जाने के लिए खड़े खड़े इनकार कर देगा और साफ साफ कह देगा कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन उसकी हैरत की हद न रही जब संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं, जब जहाँ चाहेंगी आपको पहुँचा देंगे। महक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसको थैंक्स करने के बाद वो कमरे से बाहर निकल आई। संजय ने ना ही उसे रोका ना ही कुछ और कह पाई। अभी उसके पास थोड़ा टाइम और था तैयारी करने के लिए। उसने पूरी रात तैयारी की थी और जागते हुए गुजारी थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें दुख गई थीं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। इस बार वो मेहनत करती रही थी और उसे पूरा पूरा यकीन था कि जितनी उसने मेहनत की है वो ज़रूर सब कुछ हासिल कर लेगी। और उसके बाद सबसे पहला झटका उन मतलबी रिश्तों को देगी जिन्होंने उसके लिए जाल बना रखे हैं। अगली सुबह तैयार होते हुए वो संजय के साथ ही घर से बाहर आई। संजय इस कदर खूबसूरत और ड्रेसिंग लग रहा था कि अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ है। आज कहीं और जाने का इरादा है क्या? उसने बस यूं ही सरसरी सा पूछ लिया तो संजय ने मुस्कुराते हुए एक नज़र उसे देखा था। बिल्कुल, आप अपना काम करने के बाद आ जाइएगा, मैं आपको एक एड्रेस सेंड कर दूंगा। मैं आज का सारा दिन वहीं गुजारूंगा और उसके बाद ही मिलकर घर वापस जाएंगे। संजय का अंदाज इस कदर बदला हुआ था कि वो सुकून से उसकी बात पर मुस्कुरा दी। संजय ने उसे उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ दिया था जहाँ पर काजल उसका पहले से इंतजार कर रही थी। वो उसे छोड़कर वहीं से वापस पलट गया। आज का दिन उसके लिए बहुत खूबसूरत साबित होने वाला था। एक तरफ संजय का बदला हुआ रवैया और दूसरी तरफ इंटरव्यू जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी और इंतज़ार भी किया था। काजल उसके साथ ही थी। काजल के पापा एक
कॉलेज में लेक्चरर थे। वक्त आने पर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और अंदर जाकर वो इंटरव्यू दे भी आई। एक सुकून उसके चेहरे पर फैला हुआ था। इस बार उसे पूरा यकीन था कि मंजिल इस बार उससे ज़्यादा दूर नहीं। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के अंदाज में इंटरव्यू दिया था और फिर काजल के साथ ही वो बाहर आई थी। काजल वापसी के लिए अपने पापा के साथ जाने का इरादा रखती थी और वो संजय के साथ संजय के दिए हुए एड्रेस पर जाने के लिए वो निकल पड़ी। उसने रिक्शा रोका और उसमें बैठकर वहां पहुंच गई। ये एक शानदार सा होटल था, इतना शानदार कि वो बस हैरान होती निगाहों से देखती रही। संजय आखिर यहाँ क्या कर रहा है, एक सवाल उसके दिमाग में उठा था। फिर कुछ न समझते हुए सर हिलाते अंदर की तरफ बढ़ गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर वो यहाँ पर किसी मीटिंग के सिलसिले में आया होगा और उसका लगाया हुआ अंदाज़ा कितना सही था और कितना गलत, ये तो वक्त आने पर ही पता चलता। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो जैसे ही दरवाजे के सामने गई, उसने दरवाजे पर दस्तक देनी चाही, लेकिन उसका हाथ हवा में ही ठहर चुका था। जब दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला और संजय बाहर आया, उसकी पीठ पर खड़ी लड़की को देखकर वो वहीं पत्थर की बनी रह गई। वो लड़की उसे चिपटकर खड़ी अजीब अजीब सी अदाएं दिखा रही थी, जबकि संजय लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही वो महक का चेहरा देखने लगा। चेहरे पर अब वही मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब सा चैलेंज था। महक वहीं पत्थर की तरह खड़ी हैरान आंखों से उसे देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की नशे में हो, जिस तरह वो बार बार संजय को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। महक का दिल चाहा कि वो एक थप्पड़ उस लड़की के चेहरे पर लगा दे। अजीब से एहसास ने उसके अंदर सर उठाया और उसने बेख्तियार ही आगे बढ़कर संजय का बाजू थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दूर रहो इससे, कौन हो तुम? इस बार वो गुस्से से चिल्लाई थी, जबकि संजय ने उसे नरमी से थामते हुए उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। इसे यहीं रहने दो, यहाँ से खुद ही चली जाएगी। चलो हम चलते हैं। जाहिर है वो बहुत नरमी से बात कर रहा था, लेकिन महक के अंदर तो एक हलचल मची हुई थी और ये बात कोई नहीं जानता था। लेकिन उस लड़की के चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि उसका संजय के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है और ये बात महक के अंदर बिजली सी भर रही थी। वो तो ये समझने लगी थी कि संजय पर उसका हक है, लेकिन संजय की हरकतों पर उसे एक अजीब सी मायूसी ने घेर लिया था। संजय उसका हाथ थामकर गाड़ी तक ले आया था। जब उसने शक भरी नज़रों से संजय को देखा था तो उसके दिमाग में यही था कि ये सब संजय ने ही किया है। ये लड़की कौन थी और आप पूरा दिन उसके साथ गुजार चुके हैं? उसका अंदाज टूटा हुआ था। संजय के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जब तुम खुद मुझसे दूर रहोगी, मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी, तो फिर मुझे बाहर मुंह मानना ही पड़ेगा। वो क्या चाहता था, उसे किस बात की सज़ा दे रहा था, ये वो अच्छी तरह जानती थी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं संजय? आप अच्छी तरह जानते हैं कि शादी से पहले हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। उसने झिझकती हुई नज़रों से कहते हुए अपना सर झुका लिया। लेकिन बाहर तो बहुत कुछ हो सकता है ना, इसीलिए मैं अब तुमसे कोई तलब नहीं रखता। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। उसका दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार था। उसने सोच लिया था कि वो घर जाते ही नानी से या फिर अपनी माँ से इस बारे में बात करेगी, क्योंकि अगर वो उसके किरदार को इस कदर उछाल सकता है तो वो खुद बाहर किसी और की बाहों में वक्त गुजार कर आया है, तो क्या उसके किरदार को वो साफ सुथरा कह सकती थी? हरगिज नहीं। हालांकि उसका खुद का किरदार साफ सुथरा था और वो ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी जिसका किरदार इस कदर गंदा हो? उसे आज ये जवाब जरूर देना होगा और उसने ऐसा ही किया। घर जाते ही उसने सबसे पहले अपनी नानी को सब कुछ बताया था कि वो बाहर लड़कियों से रिश्ते रखे हुए हैं। उसकी बात सुनकर तो मोनिका जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। हरे हरे बेशरम लड़की, अपने होने वाले पति के बारे में कैसी बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ नानी, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। ये बात सिर्फ नानी ने ही नहीं बल्कि सागर जी ने भी सुनी थी और चुपचाप एक नज़र उस पर डाल कर पलट गए। तुम इतनी कम अकली का प्रदर्शन करोगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अरे वो तुम्हारा होने वाला पति है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो बजाय इसके कि तुम उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। नानी ने उसे समझाना चाहा, लेकिन कैसे? मैं शादी से पहले उन्हें कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ? ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो पहले ही मुझे एक बद किरदार के ख्याल से देखती हैं। तो मोनिका जी ने खामोशी से अपना सर झुका लिया। मैं सागर से बात करती हूँ, जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी कर देते हैं, क्योंकि पानी सर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि वो भीगी आंखों से अपनी नानी को देखती रही।
उसे तो ये लगा था कि नानी जब ये सब सुनेंगी तो वो ये मंगनी तोड़वा देंगी और उसका उस इंसान से पीछा छूट जाएगा। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। जो मंगनी के बाद थोड़े से एहसास उसके दिल में जागे थे वो कहीं दिल के अंदर ही दम तोड़ने लगे। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे। जब उसे अपने गालों पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ तो उसे एक हैरत का झटका लगा था। वो क्यों रो रही थी? क्या उस इंसान के लिए जो उसका था ही नहीं? और तब उसे एहसास हुआ कि वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस इंसान को चाहने लगी थी। और आज जब उसका ये रूप उसके सामने आया तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो टूट कर बिखर गई थी। टूटे हुए दिल की सदा आंखों के जरिए आंसू बनकर निकल रही थी। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि वो उसे किसी और के साथ बांट नहीं सकती। उसकी नानी ने सागर जी से बात की तो वो भी गहरी सोच का शिकार हो गए। मुझे तो लगा था इन दोनों का रिश्ता होने के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ नरम जज्बात रखने लगेंगे, लेकिन शायद मैं गलत था। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी शादी की डेट तय कर दी। संजय को तो पहले ही कोई ऐतराज़ नहीं था और वो बस अजीब सी उलझन का शिकार थी। न जाने क्यों दिल में अजीब से डर सर उठा रहे थे। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी। वो संजय की पहुंच में चली जाएगी तो वो टूट जाएगी। उस इंसान के हवाले से कोई भी सही बात उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। सारी रस्में करने के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसके हाथों पर संजय के नाम की मेहंदी सजा दी गई। विदाई से एक दिन पहले वो पूरी रात उलझन का शिकार रही थी। वो नहीं जानती थी कि कल उसके नाम से जुड़ जाने के बाद वो उसके साथ क्या करेगा, क्या कहेगा उससे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, वो उस पर किस तरह अपनी शिद्दतें निछावर करेगा। क्योंकि जो अंदाज वो उसका देख चुकी थी उसके बाद उससे डर लग रहा था। और फिर एक भारी भरकम जोड़े में सजकर सामने वाले के होश उड़ा देने के लिए वो तैयार थी। एक छोटे से फंक्शन के बाद दोनों की सादगी से शादी करके उसकी विदाई का ऐलान किया गया था। सागर जी को यकीन था कि संजय जो इस कदर जिद्दी, बदतमीज और खुदसर है तो महक उसे संभाल लेगी, क्योंकि महक हर लिहाज से अच्छी लड़की थी। कमरे को लाल गुलाबों से सजाया गया था और ख़ुद संजय ने भी शादी को लेकर खूब तैयारी की थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि हर नज़र उस पर जाकर टिक रही थी। वो पूरी शादी के बीच इस कदर चहकता फिर रहा था कि अब हर किसी को यकीन था कि महक के इश्क में डूबकर वो उसे अपनाने जा रहा है। और न जाने कितने लोग थे जो महक की किस्मत पर जल रहे थे। बड़े से बेड पर बैठी हुई महक अपनी धड़कनों को संभाले बैठी थी। नरम सी रोशनी, खुशबू, धड़कता हुआ दिल और बिखरी हुई सांसें। कमरे में सब कुछ था जो जज्बात को भड़का दे। और तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। महक अपना पहलू बदल कर रह गई। धीरे से कदम उठाता वो उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। न जाने कितनी देर तक वो महक के चेहरे को देखता रहा। जब महक ने पलकें उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा तो उसने कहा, भगवान ने तुम्हें इस कदर खूबसूरती दी है कि किसी का भी मन डोल सकता है। उसने नरमी से महक का हाथ थाम लिया और महक उसका चेहरा देखती रह गई। उसकी आंखों में उस रात वाला सीन आया जब वो होटल में किसी और लड़की के साथ देख चुकी थी। लेकिन संजय ने तो अगले दिन ही ये कहकर उसे संतुष्ट करने की कोशिश की थी कि वो लड़की ज़बरदस्ती उसके रूम में घुस आई थी। एक गलत फहमी के चलते वो किसी और रूम में जाना चाहती थी, लेकिन संजय के रूम में आ गई थी। वो लड़की नशे में थी, इसलिए उसे होश नहीं था और वो संजय से लिपट रही थी। न चाहते हुए भी महक ने इस बात पर यकीन कर लिया था और अब खुद को पूरे तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार कर चुकी थी। संजय की तारीफ पर उसके चेहरे पर हल्की सी गुलाबी रंग फैल गया था। वो संजय से उम्र में 5 साल छोटी थी। फिर उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही संजय ने उसे कुछ कहने का मौका दिया। वो नरमी से उसकी ओर बढ़ा और फिर अपने जज्बात उस पर बिखेरने लगा, इतनी शिद्दत के साथ कि महक बुरी तरह डर गई। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर बेदर्दी का प्रदर्शन करेगा। वो उस पर यूं टूट कर बरसा जैसे लंबे समय से उसका तलबगार हो और उसके बगैर एक एक पल गिन गिन कर गुजार रहा हो। उसके होठों से उसकी गर्दन तक और फिर गर्दन से होता हुआ उसके पूरे वजूद को अपने अंदर समेट लेने की चाहत रखता था। वो अपनी नरम सी सरगोशियाँ उसके कानों में उंडेल रहा था। वो उसे एक एक चीज़ से आज़ाद करता हुआ उसे मीठा मीठा सा दर्द देने लगा। और जब उसे अपनी धड़कनों पर उसकी सख्त पकड़ महसूस हुई तो उसके होंठों से एक दर्द भरी सिसकी निकली थी, संजय प्लीज। लेकिन संजय को होश कहाँ था। वो हंस पड़ा, दर्द में ही तो मज़ा है मेरी जान। वो दोबारा से उसकी धड़कनों को छूते हुए उसके होंठों को पूरी शिद्दत से पीने लगा।
फिर एक झटके से उसने उसे अपने ऊपर बिठा लिया। प्लीज कम ऑन, मुझे भी सुकून पहुंचाओ, वो अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए बोला था। जबकि महक अपनी हालत पर बुरी तरह शर्म से लाल पड़ी थी। उसकी नई फरमाइश पर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्लीज यार, टाइम वेस्ट मत करो। वो आंखें बंद किए उसका इंतजार कर रहा था। महक की तरफ से देर होती देख संजय ने खुद ही उसकी गर्दन से पकड़कर उसके होठों को अपने होठों पर रख लिया और फिर वो आंखें बंद करते हुए उसके होठों को छूने लगी। संजय के हाथ उसकी नाजुक कमर को सहला रहे थे और अगले ही पल एक झटके से उसकी कमर पकड़कर संजय ने उसे एकदम नीचे कर दिया। प्लीज सुकून पहुंचाओ मुझे, मधोशी से कहते हुए वो आंखें बंद कर गया, जबकि महक शर्म से लाल पड़कर अपना चेहरा छुपा गई। आप बहुत बेशर्म हैं, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। वो दोबारा अपने ऊपर चादर खींचकर लेटने लगी, जबकि मधोशी के खुमार में डूबा संजय उसके ऊपर झुक गया और बड़ी बेताबी से उसके वजूद को छूने लगा। बीबी हो मेरी, मैं तुम्हें और तुम मुझे हर तरीके से छू सकती हो, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। वो उसके बेली बटन को अपने होठों से छूते हुए बोला था। और फिर कितने ही पल आए जब वो शर्म से लाल हो उठी थी, लेकिन वो बेबस थी। वो आज संजय को मना नहीं कर सकती थी। वो पूरी शिद्दत से उसके वजूद में उतर गया। एक दर्द भरी सिसकी थी जो उसके होठों से निकली, लेकिन महक के अपने होठों को कुचलते हुए अपनी सिसकी को खुद ही रोक लिया। जब जज्बात शांत हुए तो वो उसकी बाहों में लेटी हुई थी, जबकि संजय भी गहरी सांसें लेता हुआ खुद को शांत कर रहा था। एक पल के लिए महक का दिल चाहा कि वो उसे अपने कैरेक्टर के बारे में यकीन दिलाए, फ्यूचर के वादे ले, उसे एहसास दिलाए कि वो उसके साथ वफादार है। लेकिन उस इंसान के पास इतना वक्त कहाँ था कि वो उसकी बातें सुनता। वो तो उसे हासिल करने के बाद जैसे अपनी जीत का सुकून पा चुका था और अब गहरी नींद में सो रहा था। आने वाले हर दिन के साथ उसे एहसास हो गया कि संजय ने उसे सिर्फ अपनी जिद की वजह से अपनाया था। शायद उसका धुतकारना, महक का थप्पड़ मारना उसे इस कदर जिद्दी बना चुका था कि वो उसे अपनी जागीर समझने लगा था। महक ने इस रिश्ते में एडजस्ट होने की हर मुमकिन कोशिश की थी। वो चाहती थी कि वो संजय के दिल पर अपनी मोहब्बत का असर डाल सके। वो ऐसा ही करती थी, हर वक्त उसके आने से पहले उसके सामने तैयार मिलती, लेकिन वो इंसान उसे हमेशा तिरस्कार का निशाना बनाता। न जाने क्यों वो लोगों की बातों में आ जाने वाला इंसान था। एक पल के लिए अगर उस पर प्यार लुटाता तो अगले ही पल उस पर तंज के तीर चलाता। महक के इतने नरम रवैये को भी इग्नोर करते हुए वो तंज कसता कि तुम्हारा सारा खानदान मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, सिर्फ इसी वजह से मेरे आगे पीछे फिरती हो ताकि तुम्हारी माँ मेरे टुकड़ों पर पलती रहे। हालांकि हकीकत इससे अलग थी। वो तो बस प्यार से इस इंसान को अपने प्यार में डालना चाहती थी, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। वो इंसान अपनी मर्जी का मालिक था, उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था और वो उससे रिश्ता तोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। शादी को कुछ ही दिन गुजरे थे जब संजय ने घर में मौजूद सारे नौकरों को छुट्टी करवा दी। महक हैरत से उसका चेहरा देखती रह गई थी। इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी? संजय ने मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखा। इसके अलावा तुम्हें कोई और काम है क्या? ये काम करोगी तो तुम्हारा दिल बहला रहेगा। इस घर में मुफ्त की रोटी खाने के लिए नहीं बैठी हो तुम। वो फिर से उसे एक जहर से भरा ताना दे गया था। महक ने दुख से आंखें बंद करके सिर झुका लिया। संजय के चले जाने के बाद न जाने कितनी देर तक वो घुट घुट कर रोती रही। बेबसी और तकलीफ उसके लिए जानलेवा थी। वो इंसान जिस तरह उस पर तंज के तीर बरसाता उसकी आत्मा को जख्मी कर देता था। आज उसकी आत्मा जख्मी हो चुकी थी और बुरी तरह से हो चुकी थी। उसके सारे ख्वाब टूट कर बिखर चुके थे। जहाँ घर का सारा काम पहले शोभा जी ने संभाला हुआ था, अब वो सारा निजाम उसके कंधों पर आ चुका था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ उसके सामने काम करे। वैसे भी जब से वो लोग यहाँ रहने के लिए आए थे तभी से उसकी माँ नौकरानियों की तरह काम करके अपना और उसका पेट पाल रही थी, लेकिन अब तो कम से कम वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दो ही दिन के अंदर अंदर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। घर का काम जहाँ पहले 3-3 नौकरानियाँ करती थीं, अब वो अकेली कर रही थी। उस रात उसे बहुत तेज बुखार था। जब संजय कमरे में दाखिल हुआ, उसके मुंह से कंबल हटाकर उसने एक नज़र उसे देखा और फिर फ्रेश होने चला गया। उठो और मेरे लिए चाय बना कर लाओ, कब तक यूं ही लेटी रहोगी? उसने कहा। तो महक ने धीरे से कंबल से मुंह हटाकर कहा, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, आप आंटी से कह दीजिए प्लीज़। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे करने वाले काम क्या मैं अपनी बुआ से कहूँगा?
दिमाग ठिकाने है तुम्हारा या नहीं? जाओ और जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ, उसने गुस्से से चीखते हुए कहा तो महक चुपचाप कंबल साइड पर करते हुए उठकर खड़ी हुई। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। उसने सोचा कि वो बाहर जाकर शोभा जी से कहेगी और फिर संजय के लिए चाय बनवा कर ले आएगी, लेकिन उसे देर करते हुए देखकर संजय भड़क उठा। न जाने उसे उस दिन किस बात का गुस्सा था। उसने वापस किचन में आते हुए झंझोड़ते हुए उसे अपने सामने खड़ा कर दिया और एक थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। तुम क्या समझती हो, मेरे सामने ये नाटक करोगी और मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगी? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम जैसी लड़की मेरे सामने कोई अहमियत नहीं रखती। महक हैरान होकर उसका चेहरा देखती रही। संजय को किस बात का गुस्सा था वो समझ नहीं पाई थी, लेकिन वो उस पर चिल्ला रहा था, तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। तुम्हारी माँ भी लंबे समय से हमारे ऊपर मुफ्त में सवार है। अगर वो तुम्हारे बाप के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देती तो आज ये ढोल गले में लटकाकर न चलना पड़ता। बेबसी के मारे महक की आंखों से आंसू बहने लगे। मानसिक तकलीफ और ऊपर से संजय के भारी हाथ का थप्पड़ उसके बुखार को और भी बढ़ा गया। वो रात में बिस्तर पर पड़ी बुखार में तप रही थी जब अचानक ही संजय का हाथ उसके वजूद से टच हुआ था। वो एकदम से चौंक उठा, लेकिन उसने खुद को लापरवाह जाहिर किया और चुपचाप लेटा रहा। लेकिन अंदर कहीं बेचैनी थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ देर बाद वो कमरे में कुछ तलाश करता रहा, शायद कोई दवाई ढूंढ रहा था। ना मिलने पर वो घर से बाहर चला गया। थोड़ी देर के बाद आया तो बारिश में भीगा हुआ था, शायद बाहर बारिश हो रही थी। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो अब तुम्हें उठाकर दवाई भी खिलाऊं। उठो और ये दवा खाओ, उसने उसके सामने दवा रखते हुए कहा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। बुखार ने उसे बुरी तरह तोड़ कर रखा हुआ था और ये दवा उसके लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछते हुए दवा खाई और फिर सुकून से गहरी नींद में सो गई। उसे गहरी नींद में सोता देखकर संजय ने गहरी सांस ली और अपनी तरफ करवट लेकर लेट गया। उसे तकलीफ देकर न जाने क्यों संजय को सुकून मिलता था। उस दिन जब संजय की शर्ट प्रेस करते हुए गलती से उसकी फेवरेट शर्ट जल गई तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था। उसने गरम गरम प्रेस उठाकर उसके हाथ पर रख दी, जिससे उसकी त्वचा झुलस गई। आज वो इतनी बेबस थी कि झुककर संजय के कदमों में ही बैठ गई। मेरी आत्मा को इतना जख्मी मत करो संजय कि मैं जीने के काबिल न रहूं। संजय ने सख्ती से उसे दूर झटक दिया। तुम्हारी अहमियत ही क्या है मेरे सामने? तुम तो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े से भी कम हैसियत रखती हो। एक बद किरदार और जवान दराज लड़की जो किसी के सर पर ज़बरदस्ती सवार कर दी गई थी। वो अपनी मनमानी करता रहा, अपने मन की कहता रहा और वो सर झुकाकर रोती रही। रोटी के कुछ निवालों की इतनी बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी उसने कब कहाँ सोचा था। उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसे उस इंसान के गले में ज़बरदस्ती डाल दिया गया था जो उससे बिल्कुल भी लगाव नहीं रखता था। वो बस चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। वो सिर्फ संजय की नज़रों में अपनी अहमियत बनाना चाहती थी। उसे ये समझाना चाहती थी कि वो भी एक इंसान है और एक दिल रखती है, उसके लिए जज्बात रखती है। लेकिन वो उसे अच्छी तरह याद करवा चुका था कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या हैसियत रखती है। भगवान के लिए निकल जाओ हमारी ज़िंदगियों से, अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए, ताकि हमारी ज़िंदगी से ये मुसीबत पीछा छोड़ दे, संजय ने एक दिन कहा और अपना रुख मोड़ लिया। वो देर तक उसकी पीठ को देखती रही और फिर पलटकर कमरे से बाहर चली गई। उस दिन उसने संजय को लौटकर कुछ भी नहीं कहा था, बस एक नज़र उसे देखा था और बस वो अंदर से हार गई थी। इतनी टूट चुकी थी कि अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इस इंसान का और सामना करे। कमरे से निकलने से पहले उसने सिर्फ अपना मोबाइल उठाया था, इसके अलावा उसने कमरे से कुछ भी नहीं लिया था। उसने सोच लिया था कि इतने तिरस्कार के बाद वो कभी भी ज़बरदस्ती इस इंसान के साथ नहीं रहेगी। वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी, इतना दूर चली जाएगी कि फिर पलटकर इस दरवाजे तक नहीं आएगी। वो शख्स कभी उसकी झलक भी नहीं देख पाएगा। उस दिन वो चुपचाप घर से निकल गई। सबने उसे जाते देखा, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं रोका था। सबने यही सोचा शायद वो गुस्से में है, थोड़ी देर बाहर गुजारने के बाद घर वापस आ जाएगी। लेकिन उस दिन घर से निकलती हुई एक बेबस लड़की ने वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। उसके लिए वहाँ एक कीमती चीज़ सिर्फ उसकी माँ शोभा जी थी और उसने सोच लिया था जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब अपनी माँ को भी ले जाएगी। लेकिन इस वक्त नहीं, उन्हें अपने साथ परेशान नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो रिक्शे में बैठकर सीधा काजल के पास चली गई। अगले 2 दिनों तक वो जितनी तकलीफ़ों का शिकार रही, ये सिर्फ वही जानती थी या फिर उसका भगवान।
दूसरी तरफ शोभा जी का रो रो कर बुरा हाल था। उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और संजय संजय तो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अपनी नफरत में और बदले की आड़ में वो उसे नीचा दिखाने के लिए इस हद तक चला जाएगा कि वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। वो तो अपने दिल को समझाता था कि वो इस लड़की से नफरत करता है जो कैरेक्टर की लूज है, घर से बाहर जाकर अय्याशियाँ करती है और ज़बरदस्ती उसके गले थोप दी गई है, और वो यही नफरत उस पर उंडेलता था। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की उसके दिल में इस कदर पंजे जमा चुकी थी कि अब उसके जाने के बाद उसे एहसास हो रहा था। वो पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, लेकिन अब शायद वो अपने वजूद को लेकर बहुत दूर चली गई थी। उस दिन भी वो काजल के कमरे में लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी कि तभी काजल कमरे में चहकती हुई अंदाज में दाखिल हुई थी और उसे उठने पर मजबूर कर दिया। काजल तो खुशी के मारे चीख रही थी, चेहरा खुशी से लाल था और फिर वो उसके गले से लिपट गई। वो जो 2 दिनों में ही दुनिया को भुला चुकी थी, अंदाजा ही नहीं लगा पाई कि कितनी बड़ी खुशी उसके इंतजार में है। सारी जिंदगी के सब्र का फल उसके सामने था। महक, खुश हो जाओ, लिस्ट में नाम आ चुका है तुम्हारा। तुम मुकाबले के इम्तिहान को पास कर चुकी हो। और वो बेकाबू होकर फर्श पर बैठ गई। घुटनों पर सर रखकर वो इस शिद्दत से फूट फूट कर रोई कि काजल और उसकी माँ भीगी आंखों से उसे देखती रह गईं। तुम मेरे लिए दिमागी तकलीफ के अलावा कुछ नहीं हो। तुम और तुम्हारी माँ हमारे गले में डाले हुए ज़बरदस्ती के वो ढोल हो जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती डाल दिए गए हैं। दूर कहीं से आती हुई आवाज़ अभी भी उसके दिमाग को झंझोड़ रही थी। उसकी माँ की दुआएं असर ले आई थीं। उसकी मेहनत कामयाब हो गई थी। उसने वो कदम जो अपनी माँ और अपने लिए उठाया था, वो कामयाब हुआ था। आज उसे वो सब कुछ मिल चुका था जिसकी सिर्फ कोई तमन्ना कर सकता है। वो रोते रोते ही काजल के गले लग गई। वो बहुत खुश थी, इतनी खुश कि उसका दिल चाहा वो फ़ौरन उड़कर अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाए। लेकिन अभी उसे और इंतज़ार करना था, किसी को इंतज़ार करवाना था, इतना इंतज़ार कि वो इंसान तड़प तड़प कर उससे आकर माफ़ी मांगे, उसके कदमों में गिर जाए और तब भी वो उसे माफ़ न करे। वो तुरंत भगवान जी के चरणों में जाकर गिर गई और हिचकियों से रोने लगी। आज उसके दिल की हालत कैसी थी ये वही जानती थी या फिर उसका भगवान जानता था। उधर कोई और था जो रो रहा था, आंसू बहा रहा था और भगवान के चरणों में बैठा हुआ था। ये संजय था जिसे उसके जाने के बाद अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो रोते हुए भगवान से कह रहा था, बस एक बार उसकी झलक दिखा दो। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ज़िंदगी में शामिल कर ले, लेकिन बस एक बार वो मुझे माफ़ कर दे। मुझे उसकी माफ़ी के बिना सुकून नहीं मिलेगा। मैंने उसे बहुत सताया है। शायद उसकी आहों का और बद्दुआओं का असर है कि मुझे अब रातों को भी नींद नहीं आती। उसने काजल से कहा था कि वो जाकर एक बार उसकी माँ से मिल ले और उम्मीद भी दिलाकर आए कि वो जल्दी ही वापस आकर अपनी माँ को अपने साथ ले जाएगी। अगले कुछ दिनों में काजल के घर से ही वो मुंबई के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसे ट्रेनिंग के लिए मुंबई बुलाया गया था। ट्रेनिंग 6 से 7 महीने की थी, इसीलिए उसे इतना समय वहीं पर रुकना था। वो सब कुछ भूल गई थी। उसने सब कुछ भुला दिया। काजल वैसे तो उसकी माँ से मुलाकात करने गई थी, लेकिन वहाँ जाकर उसने शोभा जी को सब कुछ बता दिया और वो बस सर झुकाकर रोती रही। वो ठीक तो है ना? उससे कहना कि अपना ख्याल रखे। वो आज भी उसकी फिक्र में परेशान हो रही थी। संजय पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा। शोभा जी ने उसे महक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन महक की खबर पर अब उनके दिल को सुकून जरूर मिल गया था। लेकिन वो संजय की हालत से बेखबर नहीं रही थी। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठा था। शोभा जी ने उस दिन काजल से कहा कि तुम संजय की हालत का एक बार महक को बता देना, लेकिन काजल ने महक को कुछ भी नहीं बताया। 6 से 7 महीने का लंबा समय उसने ट्रेनिंग में गुजार दिया। वहीं शोभा जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इस लंबे समय में कोई दिन ऐसा नहीं था जब उसके जमीर ने संजय को शर्मिंदा न किया हो। वो तो ये तक नहीं जानता था कि वो जिंदा भी है या फिर मर चुकी है। आखिर वो कहाँ चली गई, उसे कुछ भी पता नहीं था। अब तो उसने खुद का ख्याल रखना भी छोड़ दिया था, जैसे उसके जाने के बाद सारी बहारें रूठ कर चली गई हों। पूरे 7 महीने के बाद वो वापस लौटी थी, लेकिन इस बार वो पुरानी वाली महक नहीं बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर महक खुराना थी। वो जिस मुकाम पर खड़े होने का उसने ख्याल किया था, भगवान ने वो पद उसके कदमों में लाकर रख दिया था। आज वो कामयाब हो चुकी थी। काजल और उसकी फैमिली का उसने बहुत धन्यवाद किया था।
वो सबसे पहले अपने अलग घर में शिफ्ट हुई। काजल से कहकर ही उसने शोभा जी को अपने घर बुलवा लिया और जब संजय को इस बारे में पता चला तो वो दौड़ता हुआ काजल के दरवाजे तक आया और उसने काजल से हाथ जोड़कर विनती की थी, मुझे एक बार बता दो वो कहाँ है। अगर तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो मुझ पर यह एहसान कर दो। और न चाहते हुए भी काजल ने उसे बता दिया। उसने महक का एड्रेस उसे दे दिया और वो किसी पागल दीवाने की तरह उसके दिए गए पते पर पहुंच गया। शानदार से घर को देखकर वो बाहर ही रुक गया। दिल में अजीब सा डर फैलने लगा। उसे ये तो पता था कि महक उसे माफ़ नहीं करेगी, लेकिन वो अपने दिल की तसल्ली चाहता था। एक बार रोकर उसे माफ़ी मांगना चाहता था। उसका इतना शानदार घर देखकर ही उसकी हैरानी के मारे बुरा हाल था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि महक अब कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। उसे लगा शायद उसने अपने बाप से मदद मांगी है और उसके बाप ने ही उसे ये घर दिलवाया है ताकि वो आराम से रह सके। चौकीदार अंदर चला गया और वो बाहर ही टहलता रहा कि तभी उसकी नज़र गेट पर लगी नेम प्लेट पर टिकी। अचानक ही उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। असिस्टेंट कमिश्नर महक खुराना। उसने न जाने कितनी बार इस लाइन को पढ़ा और फिर हाथों से छूकर देखा। चौकीदार बाहर आया और उसे कंधे से हिलाते हुए कहा, मैडम इस वक्त किसी से भी मिलना नहीं चाहती क्योंकि ये उनके आराम का वक्त है। वो चुपचाप वापस लौट आया। दिमाग में धमाके से हो रहे थे। उसका बार बार घर से बाहर जाना, रातों को जागना। वो दिन याद आ गए जब वो उसे बद चलने के इल्ज़ाम लगाते हुए कटघरे में खड़ा कर देता था। उसने फ़ौरन घर जाकर रिसर्च की और सारा सच खुलकर उसके सामने आ गया था। वो कोई आम महक नहीं थी, बल्कि अब असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर सम्मानित थी। जहां वो पहले इस कदर शर्मिंदगी और जमीर के बोझ के नीचे दबा हुआ था, अब पहले से भी ज़्यादा शर्मिंदगी के दलदल में धंसता चला गया। न जाने वो कितनी बार महक के दरवाजे तक गया और खाली हाथ वापस लौट आया। वो उससे मिलने का इरादा ही नहीं रखती थी और फिर मजबूर होकर उससे मुलाकात करने के लिए वो उसके ऑफिस चला गया। उस दिन वो हर एक के सामने उसके कदमों में ही बैठ गया। क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम नज़र उठाकर मेरी तरफ देखो? वो रो रहा था। एक ऊंचा लंबा मजबूत मर्द जिसे आज तक सिर्फ घमंड में ज़िंदगी गुजारना सीखी थी। आज उसकी आंखों में आंसू थे, शर्मिंदगी थी, खो देने का एहसास था। महक ने मुश्किल से अपनी पलकों पर छलकते हुए आंसुओं को गले में उतार लिया। लेकिन आप मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखते संजय। और वो बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ महक, बल्कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ। मुझे असिस्टेंट कमिश्नर महक खुराना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी महक चाहिए। उससे बेपनाह मोहब्बत थी। उसे एक बार नहीं बार बार इकरार किया था। घमंड में लिपटे हुए इंसान की अना को तोड़ देने वाली महक थी। आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद महक ने उसकी विनतियों पर गौर करते हुए एक शर्त उसके सामने रख दी। और शर्त यह थी कि वो आकर उसके घर रहेगा अगर वो उसके साथ दोबारा अपने रिश्ते संवारना चाहता है। और वो अगले ही दिन उसके घर आ गया। वो तो बहुत ज़्यादा बेकरार था। महक की ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय मोहब्बत के, और वो बस अपनी मोहब्बत को एक मौका देना चाहती थी। और उसने संजय को वो मौका दिया। जब वो अपना सामान लेकर महक के बंगले पर आया तो महक की बात पर दंग रह गया। महक ने अपने नौकर से कहा, साहब का सामान मेरे बराबर वाले रूम में रख दो। और संजय हक्का बक्का उसे देखता रहा। नौकर सामान लेकर चला गया और वो 2 कदम चलते हुए उसके पास आया और वो उंगली उठाते हुए बोली, संजय तुम्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आने का एक मौका दिया है, लेकिन अभी तक तुम दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए हो। मैंने तुम्हें ये मौका सिर्फ इसलिए दिया कि कहीं ना कहीं मैं भी तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ देने और तुम्हारे तानों ने मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत थी ना, उसे धूमिल कर दिया था। जब तक मेरे दिल पर लगी वो धुंध हट नहीं जाती, तुम मेरे कमरे तक नहीं पहुंच सकते। जिस दिन मैंने तुम्हें अपने कमरे में जगह दे दी, उस दिन समझ जाना कि मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है। वो उसे वहीं हैरान और परेशान छोड़कर अपने कमरे में चली आई। 2 आंसू टूटकर उसके गालों पर आए थे। उसने तो मोहब्बत की थी इस इंसान से, लेकिन इस इंसान ने उसका मजाक बनाया, उसकी हैसियत को 2 कौड़ी का करके रख दिया। संजय चुपचाप थके थके कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कम से कम उसके दिल को ये तो सुकून था कि महक ने एक कदम बढ़ाया है तो एक न एक दिन उसे दिल से भी माफ़ कर देगी। अब वो महक का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। भले दोनों एक ही कमरे में नहीं रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो महक की हर बात का ख्याल रखता था। हालांकि महक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी।
उसकी माँ चाहती थी कि अब दोनों में दिल से सुलह हो जाए, लेकिन महक अभी भी पेशकदमी नहीं कर रही थी। फोन की घंटी ने महक का ध्यान खींचा। समय देखा तो रात का 1 बज रहा था। इस समय कौन फोन कर सकता है? उसे बेचैनी हुई। नंबर देखा तो उसके मामा का कॉल था, जिन्होंने फोन पर बताया कि उसकी मामी किचन में पानी लेने गई थी। उनका पैर फिसल गया और वो बुरी तरह से जख्मी हुई हैं। उनकी एक टांग भी फ्रैक्चर हो गई है। उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। संजय को इतनी देर से फ़ोन कर रहे थे, लेकिन संजय का फ़ोन पिक नहीं हो रहा था। यह खबर सुनकर महक को बिल्कुल भी कोई दुख नहीं हुआ था। उसने अपने मामा से सिर्फ इतना कहा कि मैं संजय को ये खबर दे देती हूँ। वो सिर्फ अपने मामा जी की वजह से संजय को ये खबर देने गई थी, क्योंकि उसे लगा हो सकता है मामा जी को पैसों की ज़रूरत हो, और संजय एक ऐसा अकेला इंसान था जो उनका इकलौता सहारा था। यही सोचकर वो संजय के कमरे की ओर बढ़ी थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसे एक झिझक का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर अपने अंदर हिम्मत पैदा करते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। लेकिन अंदर से आवाज़ न आने पर उसने दरवाज़ा अंदर की ओर धकेला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में बेड की साइड लैंप जल रहा था, जिसमें वो संजय को सोते हुए आराम से देख सकती थी। उसे उठाने के इरादे से वो उसके करीब आई थी, लेकिन उसके सीने पर रखी फ़ोटो देखकर वो चौंक उठी। उसने फ़ोटो देखी तो उसका दिल धक से रह गया। ये तो उसकी खुद की फ़ोटो थी। अनायास ही उसकी नज़र संजय के चेहरे की ओर गई। उसकी आंखों के कोने गीले थे, यानी वो उसकी तस्वीर से बातें करते हुए रोया था। एक कसक थी जो महक के दिल में उठी थी। पूरे 6 महीने गुजर चुके थे और 6 महीने से उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाई थी। लेकिन आज उसके दिल पर चढ़ी गुस्से की परत धीरे धीरे चटकने लगी थी। अनजाने ही उसकी उंगलियां संजय की आंखों के किनारे पर टिके आंसुओं की ओर गई थीं और उसने अपनी उंगलियों से उन आंसुओं को छू लिया था। एक एहसास के तहत संजय ने आंखें खोली। सामने महक को देखकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठा था और आंखें मसल कर दोबारा सामने देखा। शायद उसे अपना सपना समझ रहा था। बिना कुछ कहे महक ने वो तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। अनीता मासी को चोट लगी है और उन्हें मामा ने अस्पताल में एडमिट करवा दिया है। तुम्हारा फ़ोन शायद साइलेंट पर है, मैं तुम्हें यही बताने आई थी। तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाकर अपनी बात कहती हुई वो वापस जाने के लिए मुड़ी थी। वो उसके सामने और रुकना नहीं चाहती थी, वरना उसके आंसू उसका भरम तोड़ देते। जबकि अगले ही पल संजय ने उसकी कलाई पकड़ ली। बस कर दो महक, और कितनी सज़ा देनी है मुझे नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। ये रातें नहीं गुजरती, दिल तुम्हारे लिए हर पल मचलता है। उसकी आवाज़ में नमी घुलने लगी थी और महक अपने ऊपर बर्दाश्त खो बैठी। वो तड़पते हुए संजय के सीने से लग गई। उसने उसे बहुत सताया था, बहुत तकलीफ़ें दी थीं। वो उसे पूरी ज़िंदगी की सज़ा देने का इरादा रखती थी, लेकिन वो अपने सीने में एक नरम सा दिल भी रखती थी, जिसमें कभी संजय की मोहब्बत ने अपने पंजे जमाए थे। वो खुद तन्हाई सहते सहते थक चुकी थी और अब उसकी बाहों में सुकून पाना चाहती थी। जबकि संजय ने भी उसे कसकर अपने सीने में भींच लिया और अपने होंठ उसके माथे पर रखकर एक गहरी सांस ली थी, जैसे तड़पते सुलगते दिल को सुकून मिल गया हो। अब कभी नाराज मत होना मुझसे। अगर गलती करूं तो एक थप्पड़ मार लेना, लेकिन ये तन्हाई की सज़ा मत देना। संजय उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बेकरारी से बोला था और दोबारा से उसे अपने सीने से खींच लिया। महक ने भी अपने दिल से हर बदगुमानी निकाल दी थी। वो बीता हुआ कल याद करना नहीं चाहती थी और अब संजय के साथ आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। माफ़ी मांगने पर तो हमारा भगवान भी हमें माफ़ कर देता है, हमें सुधरने का एक मौका देता है। फिर हम तो इंसान हैं। और उस रात 2 दिल फिर से मिल चुके थे, कभी ना बिछड़ने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महक ने संजय को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।